कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी के, तस्लीम अहमद रहमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई के, गुलाम रसूल देलवी साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, राजीव तुली साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। रोहन जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। रोहन जी, आखिर कमलनाथ को कौन से सबूत चाहिए? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि आतंकी गतिविधियां इनकी हैं, उसकी सिर्फ कहानी मत बताइए, सबूत दिखाइए। कौन से सबूत आपको लगता है सरकार को इस बैन लगाने के पहले देश के सामने रखने चाहिए थे? देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी ने जो ये बैन लगा उसका पूरा स्वागत किया है और देश में जो लोग भी नफरत और हिंसा फैलाए उनके सामने ये बैन लगना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें दो राय है। मुद्दा ये है, जो कमलनाथ जी ने पूरी बात कही कि 8 साल से सरकार क्या चल रही थी, ये जो नेटवर्क पूरा बना है पीएफआई का, ये पिछले 8 सालों में हुआ है। तो सरकार अब तक क्या कर रही थी? कई बार मैं आपके वहां भी डिबेट में आया हूं, सरकार बीजेपी के प्रवक्ता आते थे, कहते थे पीएफआई ने ये किया। अरे आप करिए ना, आप एक्शन लीजिए। मुद्दा यहाँ पे जब देश में नफरत फैलाने की बात हो या हिंसा फैलाने की बात हो, वो जो कोई भी हो, मुझे नहीं लगता है कि इसको किसी धर्म से जोड़ना चाहिए, जाति से जोड़ना चाहिए या पक्ष से जोड़ना चाहिए। जो भी आदमी या जो भी संगठन जिम्मेदार हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और अंजना जी, जब आपके वहीं डिबेट में मैं आया हूं, मैं आपको ऐसे हजारों इंस्टेंस दिखाऊं। अभी आपके रिपोर्ट में साध्वी प्रज्ञा का इंटरव्यू दिखाया गया, वो क्या है? देश को, गोडसे को क्रांतिकारी कहने वाली, गोडसे को देशभक्त करने वाले लोग आज भाजपा के सांसद है। इससे बड़ी देश से ज्यादा खिलाफी क्या हो सकती है? मुझे लगता है अंजना जी, जो ये सरकार को एक चीज समझनी पड़ेगी कि विश्वसनीयता, आप एक्शन लीजिए, पर अगर आपको आपकी विश्वसनीयता बनाने रखनी है तो आपकी ही जो संगठन है, जो दुरुपयोग करते हैं धर्म का राजनीति के लिए, नफरत फैला के वोट बैंक की जो राजनीति करती है, उसमें भी आपको लगाम कसनी पड़ेगी। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पर ये सरकार में अंजना जी एक ही चीज है, डबल स्टैंडर्ड्स। वो आतंकवाद की बात हो, वो करप्शन के केस की बात हो, वो कार्यवाही की बात हो, एजेंसी की बात हो, डबल स्टैंडर्ड्स। अगर भाजपा के किसी ने किया तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, अगर विपक्ष के किसी ने किया तो उसके ये नहीं होना चाहिए। संघ पर बैन लगना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी भी चाहती है? केरल के आपके नेता सी रमेश ने कहा है कि बैन लगना चाहिए संघ पर। इससे पहले कि मैं अगले मेहमान के पास जाऊं, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है संघ पर बैन लगे? देखिए, मैंने अभी, आपने जब बैन की बात की, तो ये सरदार पटेल जी ने जब बैन लगाया था आरएसएस पे महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद, तो उन्होंने कहा था कि नफरत और हिंसा के जो भी सूत्र हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये बैन जरूरी है। तो मैं यही बात दोहरा रहा हूं। आज सरदार पटेल जी को तो ये सरकार मानती है, देश के गृह मंत्री थे, हमारे बड़े लीडर थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरदार पटेल के मूल्यों पे सरकार चलने का नाटक करती है, तो जो लोग भी नफरत फैलाए, क्यों आज साध्वी प्रज्ञा, अभी आपने इंटरव्यू दिखाया, क्यों बाहर घूम रही है, क्यों उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया गया? और ऐसी हजारों मैं आपको हेट स्पीच दिखाता हूं जहां पे आज तक एक्शन नहीं लिया गया। मैं उस नाम में नहीं पढ़ना चाहूंगा। एक भाजपा की प्रवक्ता ने जो स्टेटमेंट दिया, पूरे देश में क्या हाल हुआ है, तो ये हम कैसे अलाउ कर सकते हैं? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं इस प्रकार के तत्वों को रोके? क्योंकि बीजेपी इस बहस में औपचारिक रूप से शामिल नहीं हो रही है। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा की जगह जेल में है, और संघ पे बैन को लेकर आपने सुना ही है, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता खुलकर कह रहे हैं। देखिए, संघ से शुरू करते हैं। 1948 में सरदार पटेल ने बैन लगाया, सरदार पटेल ने बैन हटा लिया। ये कहते हुए बैन हटाया कि उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है कि वो राष्ट्र हमेशा राष्ट्र निर्माण के लिए लगे हैं और लगे रहेंगे। फलस्वरूप 1962 के युद्ध के बाद पंडित नेहरू जी ने, पटेल जी को भी छोड़ दीजिए, पंडित नेहरू जी ने उनके सराहनीय योगदान के लिए आरएसएस को नेशनल परेड में बुलाया। आज तक सेवा दल को तो नहीं बुलाया पंडित नेहरू ने। 1975 में दूसरा बैन लगा, इमरजेंसी थी, पॉलिटिकल रीजन के कारण बैन लगा, अपने आप हट गया। 1992 में बिना किसी सोचे समझे अचानक बाबरी मस्जिद गिरती है, आरएसएस को बैन कर दिया जाता है। साथ में जमायते उलमा हिंद को भी बैन किया जाता है, बजरंग दल को भी बैन किया जाता है। कोर्ट ऑफ लॉ में आधा घंटा स्टैंड नहीं करता है, हट जाता है। आज ये तारीख अगर पीएफआई पे बैन लगाया है, आपको मैं जानता हूं रोहन जी क्यों दर्द हो रही है, क्योंकि 2017 में कांग्रेस ने किसके साथ गठबंधन किया कर्नाटक में? किसकी सरकार थी कर्नाटका में जब 173 केसेस पीएफआई पे, एसडीपीआई नहीं पीएफआई पे विड्रॉ किए गए थे? कांग्रेस की सरकार थी। 2019 में केरल मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके किसने चुनाव लड़ा? उसमें कौन से समर्थक थे? पीएफआई के समर्थक थे। तो आपका दर्द मैं समझ सकता हूं। देखिए वंदना जी, देश को जानना बहुत जरूरी है। ये पीएफआई का उदय हुआ सिमी के बाद। सिमी की आइडियोलॉजी क्या थी? ईरान का जब रेवोल्यूशन हुआ तो पॉलिटिकल इस्लाम की थ्योरी आई
उस पॉलिटिकल इस्लाम की थ्योरी के थ्रू इसका उद्भव हुआ। सिमी हो चाहे पीएफआई हो, मोटिव सिर्फ एक था, दारुल फरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। मतलब दारुल इस्लाम मतलब लैंड ऑफ पीस एंड यूनिटी, जहां पूरे इस्लामिक सोसाइटी हो, लोग सिर्फ इस्लाम की पूजा करें। और दारुल फरब क्या था, जहां पे अपनी नंबर कम हो लेकिन लड़ने की संख्या में हो तो वहां लड़ाई करो और दारुल इस्लाम बनाओ। इस मोटिव के साथ लेकर अगर कोई संगठन चल रहा हो तो क्या भारत में उसको अलाउ करना चाहिए? एक लाइन का जवाब है सब पैनलिस्ट के लिए, कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। और अगर केंद्र सरकार, आप कहते हैं 8 साल में क्या किया, 8 साल में यही काम किया, इसकी पूरी रिसर्च की, इसकी पूरी थ्योरी जुटाई, इसके आईएसआईएस के साथ कैसे लिंक हैं, इसके आईएसआई के साथ कैसे लिंक हैं, ये कैसे पॉलिटिकल मर्डर करवा रहा है, ये कैसे दंगों में है, ये कैसे एनआरसी के बाद के दंगों में था, ये दिल्ली दंगे में कैसे था, ये कानपुर दंगे में कैसे था, सारे के प्रूवन लिंक्स हैं, जो कि समय आने पे कोर्ट में जब इसे चैलेंज किया जाएगा। रोहन जी जरा ये बता दें, अगर इतना ही दर्द है, अभी तो इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे लिखा गया कि पीएफआई के ऑफिशियल ने लिख के दिया कि आप पीएफआई को अबैंडन कर सकते हैं। एसडीपीआई ने अभी तक कोर्ट में एक भी एप्लीकेशन नहीं दिया कि हमें बैन क्यों किया गया। भाई एक मिनट, एसडीपीआई ने कोर्ट में अभी तक एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया कि हमें बैन क्यों किया गया? पीएफआई के ऑफिशियल ने इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे देख लीजिए, उन्होंने कहा कि हम अबैंडन करते हैं। भाई उन्होंने अबैंडन कर दिया, आपको क्यों दर्द हो रहा है? सारी सेकुलर जमात को क्यों दर्द होने लगा? कहते नहीं करना चाहिए, आरएसएस को भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई आरएसएस को? मृत्युंजय तिवारी, करना चाहिए आरएसएस? क्यों करना चाहिए? साध्वी प्रज्ञा भारती की बात करते हैं, साध्वी प्रज्ञा भारती कोई आतंकी गतिविधि में थी, कोर्ट ने उसे छोड़ा, तब वो चुनाव लड़ पाई, उसे सजा हुई थी। आज राष्ट्रपिता किस चीज को आम कौन एक साथ शब्द वापस लीजिए, या तो आप भी कोर्ट से जिंदाबाद बोल के भाजपा में चले जाइए। ये गलत बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। आज महात्मा गांधी की हत्या जिंदाबाद बोलूं? मैं कोर्ट से जिंदाबाद क्यों बोलूं? मैं कोर्ट से जिंदाबाद क्यों बोलूं? आप जिस चीज का उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण गलत है। गोडसे जिंदाबाद, गोडसे को मारने वाले गोडसे को सजा मिली, आरएसएस को बैन करने में पटेल साहब ने बैन वापस लिया, नेहरू जी ने सम्मानित किया, इसका जवाब दीजिए ना। इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर की तारीफ की और रिटर्न में है, क्यों किया? नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी कांग्रेस पार्टी में है, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप राजनीति में आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, पर एक लिमिट रखिए। पर क्यों शर्म आनी चाहिए? शर्म आपको आनी चाहिए, मुझे क्यों शर्म आएगी?